भीम साथियों, आज की एक मुलाकात मिशनरी कलाकारों के साथ एक कलाकारों से भी अलग एक आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाते हैं जिसको आप सुनोगे तो बहुत ही हमें जानकारियाँ और जिनकी 3 पीढ़ियाँ अभी बाबा साहब का जो मिशन है उसमें काम कर रही हैं। आओ मिलते हैं सुलेख मानव जी से। आओ चलते हैं, ये घर है सुलेख मानव जी का। बड़ी बेटी चाइना में MBBS जिसका 3 ईयर चल रहा है। मैंने नए सिरे से फिर बुद्धा एंड इस धम्मा का अध्ययन किया। म्यूजिक प्रोडक्शन के सभी व्यूअर को जय भीम। साथियों, आज आपको ऐसी महान शख्सियत से मिला रहे हैं जो हमारा कार्यक्रम चला रखा है, एक मुलाकात मिशनरी कलाकारों के साथ है। तो उनकी कला इतनी कला है कि हम उनसे उन सभी कलाओं के रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। तो आपने नाम भी सुना होगा, एडवोकेट सुलेख मानव जी। तो हम उनसे पहले बोलते हैं कि अपने दर्शकों को जय भीम बोले। जय भीम। सभी धम्म मित्रों को, सभी दर्शकों को जस्सी म्यूजिक प्रोडक्शन की जो चाहने वाले देखने वाले हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। सुलेख रंगा जी, हमने एक ये कार्यक्रम की पहल करी है, एक मुलाकात मिशनरी कलाकारों के साथ, जिसमें आपके जो हमने आपके बारे में जो पता किया, जो हमने जानकारी मिली है कि आपकी 3री पीढ़ी अभी जो बाबा साहब का मिशन है उसमें काम कर रही है, उसमें मिशन के अंदर। तो क्यों हम उसी के माध्यम से आपके पास आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए, ताकि जो दर्शक हैं हमारे, जो समाज में चाहने वाले हैं, ताकि आपका जो संघर्ष है उनको पता चले। तो पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपकी स्टडी कितनी है, पढ़ाई लिखाई क्या है? मैंने MA LLB B.Ed और MS डिप्लोमा इन योगा और ह्यूमन राइट में डिप्लोमा है मेरा और STET पास है। सुलेख जी, अपने फादर साहब क्या करते थे? मेरे फादर साहब जो थे वो अनपढ़ थे बिल्कुल, और उन्होंने अखबारी और किताबें पढ़ना सीख लिया था। तो उनके अनपढ़ होने के साथ साथ आपको इतनी पढ़ाई उन्होंने कैसे करवाई? वो चाहते थे, वो बाबा साहब से जुड़े हुए थे। बाबा साहब से भी 2 बार उन्होंने मुलाकात की थी दिल्ली में जाके। तो बाबा साहब से मिले हुए थे फादर साहब? जी जी बिल्कुल। तो वो उनकी जो मुलाकात थी, जो उनका ओज था बाबा साहब का, उससे वो काफ़ी प्रभावित थे। और उन्होंने ठाना था, भाई मेरी 4 जैसे बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, मैं इनको जितना हो उतना पढ़ा। हम 4 भाई हैं, जैसे मैं सबसे छोटा हूँ, और आप 4 और 4 बहुएं 8 के 8 सब अच्छी शिक्षा हासिल है, प्रिंसिपल भी हैं। मेरे भाई जो हैं वो प्रिंसिपल हैं और 2 बैंक मैनेजर हैं। मैं चौथा हूँ, सबसे छोटा हूँ, वकील में हूँ। मैंने नौकरी भी की है, मैं अब फिलहाल बिजनेस भी कर रहा हूँ। अच्छा वकील साहब, आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? मेरी हुई थी 1957 में, 7 दिसंबर जी। अच्छा, वो जो शादी का जो कार्यक्रम होता है तो वो किस हिसाब से हुआ था, जैसे पंडित के हिसाब से या जो अपना बौद्ध धर्म है उसके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल बौद्ध रीति से मेरा सब कार्यक्रम हुआ था। और उसके लिए तो बहुत वकील साहब, मैं कहना चाहूँ उस टाइम पे तो इतना कुछ था भी नहीं, जैसे यहाँ हरियाणा में थे ऐसे कोई बौद्ध धर्म से शादी करवाने वाले? नहीं, वैसे मैंने नहीं सुना था, एक आध का सुना होगा, सुना तो था, परंतु जो मेरी जो चाह थी बाबा साहब के जो सपना पूरा करना है, मैं जब वकील हो चुका हूँ और बाबा साहब का एक सपना था, उस टाइम भी है ना बौद्ध धर्म में बहुत प्रचार प्रसार था, तो मैंने ये सोचा भाई मैं शुरुआत है ना मैं अपने से शुरू करूँ।
और आपकी कितनी संतान है? मेरे पास 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं जी। तो बेटियां क्या कर रही हैं? बड़ी बेटी चाइना में MBBS जिसका 3rd ईयर चल रहा है। और बीच वाली? बीच वाली जो है वो +2 है मेडिकल साइड से, अभी पढ़ रही है +2। और जो सबसे छोटी है? वो समीक्षा बहुत है। समीक्षा बहुत, उसको तो YouTube पे और Facebook पे बहुत ज़्यादा मतलब डांस देखा उसका। हाँ जी, उसका डांस वायरल हो चुका है, काफ़ी वायरल हुआ है, लोग काफ़ी देख रहे हैं। हमें नहीं पता था अभी इस लेवल तक जाएगी बात। अच्छा एडवोकेट साहब, आपकी जो घरवाली मिसिस है वो उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है? वो AA है, डबल तो MPhil है, PhD है, तो फिलहाल में वो जो है लेक्चरर हैं दरोदी में। आपका नाम जैसे भी पढ़ा कि सुलेख मानव जी, तो ये मानव कब से लगाया आपने नाम के पीछे? मानव मैंने कोई 3 साल पहले लगा दिया था। 3 साल पहले? सोच तो बहुत पहले रखा था, परंतु ये सोच रहे थे भाई मुझे यदि मैं मानव लगाता हूँ ना, कोई थोड़ी बहुत कोई चूक ना रह जाए मतलब जिंदगी में। मतलब क्या सोच के लगाया ये आपने? क्या थी आपकी सोच लगाने से पहले? मेरी सोच ये थी भाई गोत्र सबसे छोटी इकाई है जी, जाति गांव, इस सब से उठ के है ना ऊपर उठ के मानवता एक ऐसी चीज है, मानवता पूरे संसार में पूरी धरती पर एक मानवता का प्रचार प्रसार। हाँ जी वकील साहब, एक बुद्धा और उनका धर्म जो बुक है वो उसको आप सरल भाषा में मतलब करने का विचार कैसे आया आपको? मतलब कितने एपिसोड आपने अभी तक उससे कर लिए? जी जैसे जी मैंने उसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, जो छोटा एक चैनल है धर्मा वेद के नाम से, उस पर वो चल रही है उनकी सीरीज, और चौथा भी तैयार है। ये जो मेरे अंदर जो विचार आया ना, ये ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान में मैंने नए सिरे से फिर द बुद्धा एंड हिज धम्मा का अध्ययन किया। करते करते इसी दौरान में समीक्षा बौद्ध का जो एक वायरल हो गया था, जो गीत डांस का हो, उसी को देखते हुए एक साथी हैं विश्वेंद्र बौद्ध जी दिल्ली से, उनका फ़ोन आया था भी ऐसे ऐसे मुझे ऐसे दिमाग में विचार है और आप मुझे इस लायक लग रहे हो भी आप छोटे अपने संतान को भी बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलाना चाहते हो तो ज़रूर आप में वो योग्यता होगी। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया। फिर मैंने कहा भाई मैंने इस तरह का तो कभी किया नहीं है रिकॉर्डिंग वगैरह का। उन्होंने कहा दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत करो, हम साथ हैं। तो मैंने घर पे ही फिर वो रिकॉर्डिंग करके मैंने वो शुरुआत की। अच्छा जी, अब मतलब आप बुद्ध और उनका धर्म आपने पूरा पढ़ लिया और वो सारी चीज़ें आप उसमें भी कर रहे हो, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो मैं जो शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी जो है ना किसी भी तरह का कोई भी कर्म कांड उन्होंने अपने घर में आने नहीं दिया। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, ये पाखंडवाद ये जो उन्होंने टोटके से बिल्कुल दूर थे मेरा परिवार। तो फादर साहब से ही प्रेरणा मिली अपने को? जी बेसिक तो वही चीज़ है, मतलब जो बारीकी से जो चीज़ उन्होंने जो सिखाई है, उनका जो आचरण था, वो अनपढ़ होते हुए भी मात्र अखबार वगैरह तो पढ़ लेते थे। उन्होंने भीम पत्रिका भी मंगाई हैं, उनकी दी हुई मेरे पास किताबें भी हैं, तो वो प्रेरणा मेरे स्रोत है। बाबा साहब की आपने कितनी किताब पढ़ी होंगी? बाबा साहब की तो वैसे तो मेरे पास सीरीज भी है। हाँ, बाबा साहब की जो वॉल्यूम है हिंदी में वो भी है, इंग्लिश में भी, बहुत किताबें बहुत पढ़ी हैं। आपका स्ट्रगल जारी रहता है, तो आगे आपका क्या करने का मतलब कोई बुक लिखने का या कोई ऐसा कोई मन में विचार? देखो वैसे तो अंदर से मेरी भावना है भाई मैं समाज में दबे कुचले शोषित चाहे किसी भी जाति से संबंध रखता हो, मैं उनके कल्याण के लिए मेरे से जितना बन पा रहा मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आगे मेरा विचार ये है, ये द बुद्धा एंड हिज धम्मा के बाद जो हरियाणवी में अनुवाद हो रहा है हरियाणी बोली में, उसके बाद है एट्रोसिटी एक्ट है, जैसे छुआछूत निवारण एक्ट, इसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा अपनी हरियाणी बोली में, सरल से सरल भाषा में। फिर आम जन तक मतलब वो चीज़ पहुँच जाए, समझ जाए। हाँ जी, जैसे भारतीय संविधान, लोग कमेंट करके पूछते हैं भाई संविधान के बारे में कब बताओ, तो ये मुझे खुशी होती है भी लोग मेरी जो हरियाणी बोली को सरल से सरल भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वकील साहब, जो ये बुक है भगवान बुद्धा और उनका धम्म,
ये पाली भाषा में है? नहीं, ये बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखी थी और बहुत एक काबिल बंते जी थे, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। और हिंदी बहुत स्टैंडर्ड की हिंदी है, आम आदमी बहुत पढ़े लिखा को भी दिमाग चकरा जाता है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है भाई उसको अपनी बिल्कुल लोकल भाषा में, सरल से सरल भाषा में अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, ऐसा मेरा प्रयास है। जी। तो इस बुक को किसी और ने किसी दूसरी भाषा में भी, मतलब किसी ने ऐसा प्रयास किया है अभी किसी दूसरी भाषा में इसका किया जाए? देखो, मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है वो बाबा साहब ने इंग्लिश में और उसके बाद हिंदी में, हिंदी के अलावा मुझे नहीं कहीं सुना भाई किसी ने कोई अनुवाद किया हो या किसी ने प्रयास किया हो, मुझे नहीं जानकारी। हरियाणवी में पहले आपकी आ रही है जी? हाँ, हरियाणवी में ये कन्फर्म है भाई, हरियाणवी में मेरा प्रयास है। और बचपन के क्या शौक रहे हैं जी आपके? मेरा जो बचपन तालू गांव में बीता है, जो जिला भिवानी में है, और वहाँ मुझे जब मैं चौथी क्लास में था, मुझे मेरे पिताजी ने एक छोटी किताब दी, भाई आप ना ये किताब पढ़ के सुनाओ लोगों को। हालांकि मेरी उम्र कम थी, मैंने ये कहा भाई मेरे से तो बड़े लोग हैं, परंतु सच्चाई ये है उस टाइम किसी की ये हिम्मत नहीं हुई भाई 20 आदमियों के सामने में है ना उसका मैं खुलासा करूँ, वो पढ़ के सुनाऊँ। एक वो लोकल सी जो भाषा में पाटड़ा बोलते हैं, वहाँ दरी बिछा दी, उसके ऊपर है ना, फिर मैं बैठ के मैंने वो पढ़ के सुनाई। उसके ये लगा मुझे भी हाँ मुझे ऐसा करना। वकील साहब उससे कुछ गांव में कुछ जागरूकता आई? हाँ जी, जागरूकता तो देखो शुरुआत कोई ना कोई कभी न कभी करता है और वो उससे जागरूक तो होते ही है भाई। हर बच्चे को ये पता चलता है भाई आज गुरु रविदास जयंती है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है तो जहन में तो आती है वो बातें। वकील साहब एक बात करूँ मैं, ये समाज है ना ज़्यादातर गुरु रविदास को है ना पूजने के या भाई ये कोई हमारे लिए कुछ करे ऐसी सोच से उसको देखते हैं भाई, उसके भाई मत्था टेकते हैं और कुछ मन्नत मांगते हैं उससे। और जो बुद्ध में है भाई वो एक अलग चीज़ है जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे बात इसका जो है मेरा विचार ये है भाई गुरु रविदास जी एक उच्च कोटि के संत, समाज सुधारक और क्रांतिकारी समाज सुधारक। जी जी। ये नहीं है भाई इस ब्राह्मणवाद ने, पाखंडवाद ने हमारे पास उस टाइम है ना लिखने पढ़ने वाले हमारा जुगाड़ नहीं था। इन लोगों ने जो गुरु रविदास को है एक मदारी की तरह दिखा दिया है। सबसे पहले उन्होंने बताया भाई शिलातरा दी, उससे पहले क्या कहानी घटी कि भाई गुरु रविदास जी तो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। अच्छा, फिर तीसरी कहानी आखिर की बात ये है भाई गुरु रविदास ने है ना सोने का जनेऊ निकाल के दिखाया। ऐसा बिल्कुल कपोल काल्पनिक बातें हैं। जब गुरु रविदास की हत्या हुई ताकि ये समाज भटक न जाए इसलिए उन्होंने हत्या की थी और इसके एक आडंबर ये रच दिया भाई गुरु रविदास जी ने है ना वो सोने का जनेऊ निकाल के दिखाया है। हाँ, जंगल इसको बोलते जी। तो गुरु रविदास जी की हत्या की गई है? बिल्कुल हत्या की गई है, क्योंकि उसी दौरान में ही मीराबाई की भी हत्या हुई है। ये भी एक आडंबर लोगों ने रचा, इस पाखंडवादियों ने की तो हत्या गई। उनको ये था भाई गुरु रविदास जी चमार जाति से और मीराबाई ठाकुराइन है और गुरु रविदास को इन्होंने गुरु बनाया है, तो ये उनसे हजम नहीं हुई बातें। एक मेरा थोड़ा कठोर सा सवाल रहेगा कि जैसे हम अगर समाज में बात करें ना, हमारे जितने पढ़े लिखे हैं कि उसमें बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मेरे को सबसे ज़्यादा धोखा मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने दिया है। और आप इतना पढ़े भी हैं, एडवोकेट भी रहे हैं और इतना करने के बावजूद भी मतलब आपके अंदर वो सोच है भाई मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। तो इतनी सोच आपकी कैसे है? आपके मन में नहीं होता ऐसा भाई मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत है ज़्यादा करनी, या फिर भी गरीबों के बारे में भी किसी जाति के बारे में कोई बात नहीं करनी भाई, जो गरीब बच्चे हैं जो जिनको ये सुविधा मिल नहीं पाती उनके लिए आप सोचते हैं, तो ऐसा क्या है आपके मन में? जी, मेरे जहन में एक ही बात आती है, वो महापुरुष जिनका बलिदान हम भूल नहीं सकते, बाबा साहब हैं जी। तथागत गौतम बुद्ध है। तथागत गौतम बुद्ध से पहले बिल्कुल भी हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। तथागत गौतम बुद्ध ने समानता, भाईचारा, बंधुताओं की बात तथागत गौतम बुद्ध से ही पनपी है। और ये जो हमारे संविधान की प्रेम्बल है वो टोटली निचोड़ है
तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का। आपके दिल में इतना जुनून कैसे, ये वही उनके उन्हीं की राहों पे मतलब वो कुछ करना है? जी, ये बात ये है, जब बाबा साहब ने इतना न्यौछावर कर दिया अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी संतान, अपनी मतलब जीवन संगिनी, कितने कष्टों से, कितने नौकरी तो बाबा साहब भी कर सकते थे जी, बिल्कुल। एक से एक अव्वल दर्जे की नौकरी कर सकते थे। मंत्री पद को भी ठोकर इसलिए मार दी भाई, जो मेरा समाज, कोई भी, सारा समाज उन्हीं का था, बिल्कुल। गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, सबको मैं बराबरी का हक दिलाऊं। और नौकरी, ये छोटी चीजें हैं नौकरी वगैरह। तो जो समाज में से निकल करके और नौकरियों पे आज बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है भाई, हम भी समाज में कुछ करें। देखो, बाबा साहब ने एक शब्द कहा था, पे बैक टू सोसाइटी। जी, भाई सोसाइटी को आप क्या दे रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, और कहते हुए मुझे कोई शर्म भी नहीं है और दुख भी होता है, जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जिनकी घरवाली भी लगी हुई हैं, खुद भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी संतान, अपने घर कार कोठी के अलावा किसी भी तरह की कोई फुर्सत नहीं है। बहुत दुख होता है। वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते, अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, दाएं बाएं, भाई कोई बच्चा अशिक्षित, कुछ गरीबी की वजह से कोई पढ़ाई तो नहीं छोड़ रहा, किसी के पास कॉपी है, किताब है नहीं है, पैरों में जूते हैं नहीं है, सब नहीं है। वो लोग फिर दोबारा मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं चाहता था कि करूँगा। वो लोग वो मांस मदिरा में बहुत पैसा खराब कर रहे हैं, पाखंडवाद में बहुत पैसा खराब कर रहे हैं। गाड़ी लेते हैं, माता के चलो, बालाजी चलो, चलो कहीं कोई भी आदमी बाबा साहब के नाम से पार्लियामेंट में दिल्ली में बाहर से ही सलाम नहीं कर सकता। 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को पार्लियामेंट खुला होता है, बिल्कुल आम आदमी के लिए, वो जाके अपना है ना श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। वकील साहब, आप जाते हो वहाँ पे? मैं पिछले साल तो लॉकडाउन में नहीं जा पाया, नहीं तो मैं कोई 8 या 9 साल से है ना लगातार दोनों 14 अप्रैल को भी और 6 दिसंबर को भी मैं जाने का बिल्कुल प्रयास करता हूँ, और साथियों को भी। पिछली बार तो साथियों को लेकर प्रोग्राम भी होता है शायद 5 दिसंबर की नाइट में वहाँ। हाँ जी, वो होता है, बिल्कुल होता है। 6 को बहुत मॉर्निंग जो है, सबसे पहले राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद फिर वो आम आदमी के लिए खोल दिया जाता है, वहाँ सर्वधर्म सभा भी होती है। वकील साहब, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि जैसे आम जनता है जो भाई यात्रा के लिए जाती है कहीं कहीं, कोई वैष्णो देवी जाती है, कोई हरिद्वार जाती है, कोई कहीं जाता है, क्या आप भी जैसे बुद्ध धर्म से आप जुड़े हैं, उनके मार्ग पे आप कहीं यात्रा के लिए गए हैं? जी, मैंने सारनाथ यात्रा, बनारस से कोई 7 या 8 किलोमीटर पे है सारनाथ। मैंने काशी, गुरु रविदास जन्मस्थली और सारनाथ यात्रा की है, मेरे परिवार समेत गया हूँ। सारनाथ में क्या है वकील साहब? सारनाथ में एक बौद्ध धर्म में 1 नंबर की जो जगह मानी गई है, जहाँ पे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ वो जगह है जिसमें 5 परिवार जो तथागत गौतम बुद्ध के साथ भक्ति कहो, मोटी भाषा में आप भक्ति कहो, जो ध्यान करते थे बुद्ध तो उससे पहले वो छोड़ के भी आ गए थे। उधर से तथागत गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। उन्होंने, उनके मन में पहला प्रश्न यही आया, भाई जो मुझे ये सत्य का ज्ञान हुआ है, ये मुझे किसको बताना चाहिए और कौन समझ सकता है। उन्होंने उन 5 परिवारजक जो उसके साथी रहे थे उस दौरान में, जो छोड़ के भी आगे थे, तो उन्होंने उनको सारनाथ में ढूंढा। सारनाथ में उनसे वार्तालाप हुई। शुरुआती दौर में तो उन्होंने इनकार कर दिया, भाई ये तो वही सिद्धार्थ है। फिर बाद में उनकी पता चला, उनके बात करने से भी बुद्ध तो बोलो तो उसके परम ज्ञान और सत्य का इनको पूरा बोध हो चुका है, तो इनसे कुछ मतलब हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने फिर वो उन 5 परिवारों को वहाँ पर इकट्ठा किया और उनको जो 4 आर्य सत्य हैं, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग का, उन्होंने उनको ज्ञान दिया।
वकील साहब एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जैसे आप समाज के अंदर इतना काम कर रहे हैं, तो क्या समाज के कुछ लोगों ने आपका पाँव खींचने का भी काम किया है? देखो जी, ये तो बहुत शुरुआत से ही सुनते आ रहे जी। हैं, पाँव टांग खींचना तो एक आदमी की फितरत रही है। जी जी जी। तो ये तो चलता दिक्कत तो आई होंगी आपको भी? बिल्कुल दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें आने भी चाहिए। जब जी, तक जी। काम करते हैं उसके अंदर खामियां नहीं निकालने वाला, वो आदमी खामियां निकालते हैं, बताते भी रहते हैं। जी, जी, जी। हालांकि उस इंटेंशन से नहीं बताते, परंतु वो कुछ न कुछ बताते रहते हैं, तो उससे हम सीखते रहते हैं। घटना घटी आपके साथ काफी? ये तो चलता ही रहता है, ये तो आज भी है? ये तो कदम कदम पर होता है। आज भी मतलब ऐसे कहते हैं ये भगवान को नहीं मानता, या ये चीजें नहीं करते, ऐसी चीजें? हाँ हाँ बिल्कुल, रिश्तेदार भी है, नियर डियर भी हैं, दोस्त हैं, वो सब मतलब पसंद तो करते ही है, फिर उस तरीके से जानने के तरीके से पसंद नहीं करते। आप जवाब तो दे देते हो सभी का? देखो जवाब तो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल जवाब तो फिर वो बचते भी हैं, फिर जवाब वो सुनने की हिम्मत भी नहीं होती, पूरी बात बिल्कुल पूरी बात नहीं सुन सकते। और घर में अपना सब? हाँ जी बिल्कुल, सारा मेरा प्रयास ही है। शुरुआती दौर पे सुबह सुबह उठते हैं, जो बुद्धा चैंटिंग से शुरुआत होती है। हमारी जो जीवन संगनी है वो सुबह ड्यूटी पर जाती है, सुबह सुबह समय नहीं होता बुद्ध वंदना का, तो इसलिए मेरी शुरुआत बुद्धा चैंटिंग से हो जाती है। और वो कार्य भी करते रहते हैं, मस्ती में सब बच्चे बोलते रहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये बुद्धा चैंटिंग है। तो मेडिटेशन वगैरह भी? हाँ जी, मेरा तो प्रयास ये रहता है भाई छुट्टी वाले दिन कोई छुट्टी ऐसी ना जाए, जाया ना जाए। सब परिवार के मेंबर मैंने यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं एक रूम में, उसमें हम मेडिटेशन बिल्कुल विपස්සना मुख्य ध्यान है। वकील साहब की मैं कार्ड देख रहा था आपके गले में, तो इनका क्या, ये कैसे है, किस चीज का? ये संघ काया एक फाउंडेशन है। संघ काया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य कर रही है। और इनका अभी पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर पढ़ा भाई ये 6 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन का भी और अध्ययन का भी ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैंने इनरोल किया, मैं वहाँ मेंबर बना और उनसे वार्तालाप होकर मैंने बहुत से दूसरे साथियों को भी इनसे